कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। आज की इस कड़ी में हमारे साथ एक महिला किसान जुड़ने वाली है, लेकिन उन्हें यहां बुलाने से पहले मैं आज सिर्फ महिलाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको अपने जीवन के किसी पड़ाव में अपने परिवार, अपने आसपास या समाज की तीखी और निंदनीय बातों का सामना करना पड़ा है? निश्चित रूप से करना पड़ा होगा, और केवल महिलाओं को ही क्यों, पुरुषों को भी इन आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। क्या आप निराश हो जाते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं और अस्वाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, और सच भी है। हमारे आसपास के ये कटु वचन धीमे जहर की तरह हमारे शरीर में घुलने लगते हैं और धीरे धीरे हमें शिथिल और कमजोर बना देते हैं। हमारे साथ आज जो महिला किसान जुड़ने वाली हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन यह मैं आपको बताऊंगा नहीं, यह मैं आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। हेलो, क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारी पत्तियां हरे मुलायम, बार बार इनको छूने का मन करता है। अरे यार, शक्ल देखिए अपनी, हमेशा फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाती रहती हो। कैसी दुर्गंध आ रही है तुमसे। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्या कर रहा हूं। नमस्कार, मैं एक मनोचिकित्सक हूं। मैं एक प्रयोग कर रहा था। यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं। मेरी तरह दो पौधे लीजिए और एक पौधे के साथ अच्छी तरह बात करिए, प्रेम से बात करिए, उसकी प्रशंसा करिए, और दूसरे के साथ नकारात्मक बात करिए। आप देखेंगे कि जिस पौधे को आप कोस रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, वो जल्दी मुरझा जाएगा, और जिस पौधे के साथ आप प्रेम से पेश आ रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो फलेगा फूलेगा। ये तो पौधे हैं, लेकिन यही नियम पशु और मनुष्य के साथ भी लागू होता है। जिस मनुष्य को आप हमेशा कोसते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका आत्मविश्वास पौधे की तरह मुरझा जाता है। वो अवसाद और डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जिस इंसान से आप हमेशा प्रेम से पेश आते हैं, उसका आत्मबल हमेशा ऊंचा रहता है। वो हमेशा खुश रहेगा जीवन। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग अपनी निंदा, अपनी उपेक्षा को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए, सच कहूं भैया, अगर हम लोग ना हो तो आप लोगों को खाना भी नसीब ना हो। बच्चे भूखे मरेंगे आपके। ठीक बोल रही हो तुम। कमाने के नाम पे दिला नहीं और खाने वाले 5।
सच कहो भैया, सच कहो, अगर हम लोग ना हो तो आप लोगों को खाना भी नसीब ना हो। बच्चे भूखे मरेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे। कमाने के नाम पे दिला नहीं और खाने वाले 5 लोग। अपनों की बात संतोष देवी के दिल को चुभ गई। लेकिन इस निंदा और अपमान को उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। यहां से आगे बढ़ने से पहले आइए पीछे चलते हैं और संतोष देवी के बारे में शुरू से जानते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कलसिया गांव में संतोष देवी का जन्म हुआ। अपने 5 भाई बहनों में संतोष सबसे बड़ी संतान थी। उनके पिता रतिराम दूत दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे। और मां जमुना देवी घर के काम के साथ अपने खेत में काम किया करती थी। संतोष जब 5 वर्ष की थी तब उनके पिता पूरे परिवार को दिल्ली ले आए। लेकिन फिर 5 वर्ष के बाद संतोष परिवार के साथ वापस गांव आ गई और उनकी आगे की शिक्षा गांव में हुई। संतोष को शुरू से ही खेती के कार्य में रुचि थी। इसलिए वो स्कूल के बाद खेत में आकर अपनी मां के साथ काम करती थी। और खेत में रहते हुए वो अपार आनंद का अनुभव करती थी। लेकिन जब वो 11वीं कक्षा में थी तब उनकी शादी सीकर जिले के डेरी गांव निवासी रामकरण खेदड़ से हो गई। वो अपने ससुराल डेरी आ गई। ससुराल वाले संयुक्त परिवार में रहते थे। पति रामकरण के साथ उनके दोनों छोटे भाई ओम प्रकाश और विद्याधर रहते थे। संतोष देवी की छोटी बहन अंतर देवी की शादी उसके देवर ओम प्रकाश से हुई, तो विद्याधर की शादी किरण देवी से हुई। दोनों देवर ओम प्रकाश और विद्याधर अच्छी नौकरी करते थे। और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। वहीं संतोष देवी के पति रामकरण होमगार्ड में नौकरी किया करते थे। और उससे कोई खास आमदनी नहीं होती थी। पति की सहायता के लिए संतोष देवी खेती का काम करने लगी। लेकिन अच्छी नौकरी और अच्छी आमदनी के सुरूर में मस्त दोनों छोटे भाई और उनकी पत्नियों को रामकरण और संतोष देवी की गरीबी खलने लगी और अंततः ये बात बंटवारे तक पहुंच गई। देखो, जमीन जायदाद हमारे बाप दादाओं की और पुरखों से लेकर के आज तक हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। तो बस आप लोगों से विनती है कि घर का बंटवारा मत करो। भैया आप तो ऐसा कहेंगे ही ना, क्योंकि संयुक्त परिवार के सारे मजे तो आप ही ले रहे हो। सच कहो भैया, अगर हम लोग ना हो तो आप लोगों को खाना भी नसीब ना हो। बच्चे भूखे मरेंगे। ठीक बोल रही हो तुम। कमाने के नाम पे दिला नहीं और खाने वाले 5 लोग। अब तो यह बंटवारा होकर ही रहेगा।
अगर हम लोग ना हो तो आप लोगों को खाना भी नसीब ना हो, बच्चे भूखे मरेंगे। अपनों को दिल चुभाने वाली बातों के साथ घर का बंटवारा हो गया। बंटवारे में संतोष देवी को घर का सिर्फ एक कमरा और 1.25 एकड़ बंजर भूमि मिली। संतोष देवी अपने पति और 3 बच्चों के साथ एक कमरे में रहने लगी। एक तरफ जहां देवर देवरानी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे, तो वहीं संतोष देवी के बच्चे गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में जाते थे। संतोष देवी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। और इसके बाद उन्होंने पूरी तरह अपने आप को कृषि कार्य में झोंक दिया। रामकरण होमगार्ड में काम कर रहे थे, तो वहीं संतोष देवी खेत में पसीना बहा रही थी। लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास आमदनी नहीं हो रही थी। तभी रामकरण को अपने कार्यालय के एक सहपाठी के माध्यम से अनार की खेती के बारे में पता चला और रामकरण ने यह बात अपनी पत्नी संतोष देवी से साझा की। संतोष देवी ने इसको लेकर सीकर के एक कृषि अधिकारी से इसकी चर्चा की और फिर उनसे मार्गदर्शन लेकर उन्होंने अनार की खेती की। सबसे पहले संसाधन इकट्ठा करने के लिए संतोष देवी ने अपने पास एकमात्र भैंस को बेच दिया। और उससे जो रुपए प्राप्त हुए उससे उन्होंने 220 अनार के पौधे खरीदे और फिर संतोष देवी ने अनार की खेती शुरू की। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो गोबर और दूसरी घरेलू चीजों से जैविक खेती कर रही थी। उन्होंने पैसे बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए। जनरेटर के लिए केरोसिन लगता था, तो उन्होंने एक पड़ोसी की मदद लेकर उनके राशन कार्ड से केरोसिन खरीदा और उस केरोसिन को जनरेटर में डालकर खेत में उपयोग किया। इस तरह 3 साल की कठोर तपस्या और मेहनत के बाद संतोष देवी के खेत अनार से भर गए। जैविक खेती होने की वजह से अनार ऊंचे दाम में बिके और एक ही बार में संतोष देवी को 3 लाख का मुनाफा हुआ। यह संतोष देवी के लिए टर्निंग पॉइंट था। इस सफलता के बाद संतोष देवी अनार के साथ साथ दूसरी फसलों की भी उपज करने लगी और धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ने लगी। फिर संतोष देवी ने साहसिक कदम उठाया और राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में सेब की खेती की
आज संतोष देवी अनार और सेब की खेती के साथ साथ मौसमी, पीच, नींबू और बेल की भी खेती करती हैं। साथ ही उन्होंने खेती के साथ साथ खुद से ही अपनी फसलों की मार्केटिंग की और इससे उन्हें अपार सफलता प्राप्त हुई। वो अपने बच्चों और परिवार को एक खुशहाल जीवन देने में सफल हुई। आज संतोष देवी एक सफल किसान के साथ साथ सफल उद्यमी हैं। वो अपने कृषि कार्य के साथ साथ दूसरे किसानों को भी मदद करती हैं। हिमाचल और दूसरे प्रदेशों के किसान उनसे सीखने उनके खेतों में आते हैं। संतोष देवी की सफलता की खबर समाज और सरकार तक पहुंची और फिर 2018 में भारतीय किसान संघ द्वारा भारतीय किसान और पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें किसान वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। 2018 में ही ICAR नई दिल्ली ने स्वामी केशवानंद कृषि विद्यालय द्वारा उन्हें प्रगतिशील किसान से सम्मानित किया गया और 2019 में ISAP इंडिया OCP फाउंडेशन की तरफ से उन्हें पुनः किसान वैज्ञानिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परिवार और समाज दोनों आज संतोष देवी की सफलता का लोहा मान चुके हैं और हम भी संतोष देवी के प्रयास और सफलता का सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं। अद्भुत। संतोष खेदड़ जी की ऐसी हिम्मत, साहस और लगन देखकर मैं नतमस्तक हो गया। हम संतोष खेदड़ जी को यहां बुलाएंगे और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबकी ये सोच है कि जो ये खेती है घाटे का सौदा है जी। लेकिन इसको मैं नहीं मानती, क्योंकि खेती में जितना हम कमा सकते हैं उतना हम सरकारी नौकरी में भी नहीं कमा सकते। क्योंकि सरकारी में नौकरी में तो हमारी तनख्वाह 35-70 हज़ार रुपये वो पर मंथ होती है। बिल्कुल। और अगर हम अपनी जमीन में कमा रहे हैं तो अपने खेत में पूरा परिवार तो एक जगह और पूरा काम लगा रहेगा और उसमें जितना चाहे कमा सकते हैं हम। छूलो आसमान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छूलो आसमान। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। ब्रेक में जाने से पहले हमने संतोष खेदड़ जी की जीवन यात्रा देखी। ऐसी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा को देखकर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलिए बिना समय गवाए बुलाते हैं सीकर राजस्थान से संतोष खेदड़ यानी संतोष देवी को।
नमस्कार सर। संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर। आपका ये लिबास और आपका अंदाज देखकर मुझे लग रहा है कि राजस्थान की पूरी संस्कृति मेरे सामने आ गई। संतोष जी, आपने 1.25 एकड़ से शुरुआत की और फिर यहाँ तक का सफर तय किया, तो ये इस सफर के बारे में हमें कुछ बताइए। सर, जब शुरुआती दौर में जब बचपन बीता मेरा, तो ये जब मेरे पापा नौकरी किया करते थे तो मेरा स्कूल में जाना, फिर उसी खेती में ही लगे रहना पे मेरा मन था जी। तो मेरी मम्मी के साथ मैं खेती का काम किया करती थी। फिर मेरे पापा हमें दिल्ली लेके चले गए जी। दिल्ली जाने के बाद वहाँ तक हमारी 5वीं क्लास तक पढ़ाई हुई जी। फिर मेरे पापा ने हमें गांव शिफ्ट कर दिया कि बेटा आपको गांव में रहना है, तो हम गांव आ गए। फिर वहीं पे हमने तो पढ़ाई करती और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी मम्मी का हाथ भी बटाती थी। उसी के साथ फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे डांस क्लास भी अच्छी लगती थी, खेलना भी अच्छा लगता था। तो उसी के बाद जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद ससुराल जाना, तो तब मेरी पढ़ाई छूट गई। अच्छा। क्योंकि ससुराल वाले बोलने लगे कि अब तो पढ़ाई छोड़ दो, खेती का काम करना है, तो मैंने छोड़ दिया। मेरी छोटी बहन थी तो मेरी इच्छा थी कि मैं जब बड़ी हूँ तो छोटी बहन को तो पढ़ा सकती हूँ, तो मैंने उसकी पढ़ाई चालू रखी और मैंने उसकी एमए बीएड सारी करवाई। जी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनार की जो खेती है वो करने का विचार आपको कैसे आया, किस तरह से ये शुरुआत हुई? वो तो सर किसी सोचने में भी नहीं आया था, क्योंकि जब ये खेती में कुछ नहीं बचा जी। तो ऐसे ही मैं और मेरे पति बैठे थे, तो मैंने कहा भाई घर बैठे बैठे पूरा टाइम भी पास नहीं होता है, क्या करना है, कोई काम भी नहीं है। तो मेरे पति ने कहा कि भाई जो मैं वहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे अनार का बगीचा लगा रखा था साहब ने। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अनार लगा ले, तो अनार का बगीचा लगा लेते हैं, वही ठीक रहेगा। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर हमने ट्यूबवेल बनवाया। फिर हमने जब ये अनार का बगीचा लगाया तो 5 साल तक हमने उसे इंजन सेट से ही सींचा था। अच्छा। तेल मैं अपने सर से सबके जो राशन कार्ड होते हैं वो मांग मांग के और अपने सर पे लाया करती थी, क्योंकि मेरे पति सिक्कर जाया करते थे और बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था। जी जी। तो बच्चे पढ़ने स्कूल चले जाया करते, और 5 साल तक हमने इंजन सेट से ही शुरू किया। अच्छा। क्योंकि पैसा इतना नहीं था, हमने अपने खेत में कभी रसायन नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था रसायन से तो जो ज़मीन है उसमें कुछ बचता नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है। तो मैं और मेरे बच्चे अपने खेत से बाहर जाते, जो हमारा बीड़ था उसके अंदर से आकड़े, नीम, धतूरे वो काट के लेके आते और हम अपने घर पे ही वो दवाइयाँ बनाते। अच्छा। तो हमारे पास देसी गाय थी तो उसका गौमूत्र था वो इकट्ठा करते, उसका गोबर है वो सारा उसकी खाद बनाते, वो करके हमने अपने पेड़ों में डाला। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया। हाँ। तो जब 2011 में जब उन पे फल आए तो वो देखी और उनकी साइज और मिठास उनका था जो इतना अच्छा था। तो जब दूर दूर से अधिकारी गए उन्होंने देख के ये कहा भाई आपने तो इसको कश्मीर बना के रखा है, जिस तरह से कश्मीर में सेव लगती है उस तरह से आपके अनार लटके हैं। उसके साथ क्या था कि धीरे धीरे जब हौसला बढ़ता गया तो उसके साथ हमने सोचा क्यों ना अपन ये काम कर रहे हैं उसी के साथ पौध नर्सरी भी शुरू कर लेते हैं। तो मेरे पति ने फिर 2013 में नौकरी भी छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि मजदूर लेके आते वो 10,000 रुपये लेता और इनको 4,000 रुपये मिलते, तो इन्होंने फिर नौकरी भी छोड़ दी। फिर हम खेती में लगे रहे, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति सब। अच्छा, पूरा परिवार हमारा इसी खेती में लगा रहा। तो 2008 से फिर 2011 में आपको 11 में हमें पैसे इनकम हुई। जब 3 लाख रुपए इनकम हुई तो जब पैदावार बढ़ गई तो थोड़ी ऐसे लगने लगा भाई बच्चों को भी हम क्यों ना प्राइवेट स्कूल में डालें, क्योंकि बच्चों का भविष्य पहले देखना पड़ता है। बिल्कुल। इसके लिए मेरे 2 बच्चियां थी और एक लड़का था। तो जब मेरी बच्ची 10th क्लास में थी तो जब दूर दूर से अधिकारी आते थे वो बोलते थे आप अपने बच्चों को एग्रीकल्चर दिलवाना, क्योंकि ये खेती में ही काम कर रहे हैं तो इनको पूरा नॉलेज है। जी। ये सोच करके मैंने बड़ी बेटी को तो एग्रीकल्चर नहीं दिलवाया था, तब मुझे पता नहीं था जी। और छोटे बेटे और बेटी को मैंने एग्रीकल्चर दिलवाया। तो उनको फिर धीरे धीरे करके उन्हें जब उन पेपर लगा तो उन्हें कॉलेज मिल गई, फिर उन्हें एग्रीकल्चर से बीएससी कर ली। अच्छा। और बीएससी करके मैंने अपने बच्चे को, लड़के को भी यही कहा भाई चल तुझे कुछ नहीं करना है, अपने को तो खेती में ही काम लगे रहना है, क्योंकि तूने एग्रीकल्चर से बीएससी किया, तूने कुछ ना कुछ सीखा है वहाँ पे। जी। तो ये वहाँ से भी यही कहता था कि मम्मी जो चूना है वो भी अपने पेड़ों के लिए कारगर है, तो उनको भी अपना पेस्ट लगाना चाहिए। तो जो उसका तना होता है उस पर हम उसका पेस्ट कर देते हैं ताकि वो जो फंगस आता है उन पे नहीं लग पाता। अच्छा। और उसके साथ वो धीरे धीरे हमारे साथ वो काम में लगा रहता है। तब से लेकर के आज तक हमारा जीवन है वो इतना अच्छा चल रहा है और बच्चों को पढ़ा लिखा करके इसी खेती में लगा रखा है। ये बहुत अच्छी बात है, सब मिलकर कर रहे हैं तो आगे चलकर तो और भी लाभ होगा। नहीं, सबकी ये सोच है कि जो ये खेती है घाटे का सौदा है, लेकिन इसको मैं नहीं मानती।
क्योंकि खेती में जितना हम कमा सकते हैं उतना हम सरकारी नौकरी में भी नहीं कमा सकते, क्योंकि सरकारी में नौकरी में तो हमारी तनख्वाह 35-70 हज़ार रुपये वो पर मंथ होती है। बिल्कुल। और अगर हम अपनी ज़मीन में कमा रहे हैं तो अपने खेत में पूरा परिवार तो एक जगह जी। और पूरा काम लगा रहेगा और उसमें जितना चाहे कमा सकते हैं हम जी। और एक जो ये हमारी ज़मीन माता है ये दूसरों को बताएंगे तो वो तो जहर ही डालेंगे जी। इसलिए हम अगर खुद केयर करके हम उसमें कुछ भी करें, चाहे सब्जी लगाएं, चाहे बागवानी करें, कुछ भी करके हम इसमें इतनी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं जो हमारी सरकार की नहीं दे सकती। हर महिलाएं हैं वो इस बाहर भी नहीं जा सकती और उनकी ज़मीन भी है तो वो दूर दूर से मेरे पास आती हैं और वो यही कहती है हमें भी यही लग बागवानी में आना है, क्योंकि बागवानी में जितनी इनकम है उतनी नहीं है। बागवानी के अंदर अनार भी लगा सकते हैं और उन्हीं की कटिंग करके हम पौध नर्सरी भी कर सकते हैं। ये मैंने 2013 में स्टार्ट की थी, उसी के साथ धीरे धीरे मैंने अलग अलग पेड़ भी लगाए, मदर प्लांट लगाए, जिससे कि उनकी इनकम हमें एक्स्ट्रा हो सके। इसलिए आज मैं अगर सालाना देखूँ तो मुझे आज 30 लाख रुपए तक इनकम हो रही है। बहुत अच्छी बात। और वो खेती से ही कर रही हूँ। ये कोई और खेती से अगर ऊंचा उठता है इंसान तो उससे बहुत खुशी होती है जी। और पैसा तो हर कोई कमा सकता है जी, लेकिन मान सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इसी खेती से इतना मान सम्मान मिला है। हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे मुझे अवार्ड भी मिल चुका है जी। और मुझे साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है जी। आज मैं खेती में करके मुझे वैज्ञानिक बनाया गया है, ना कि मैंने डिग्री ली है। अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं। आपने कहा कि आप पहले दिल्ली में थी, तो फिर आप दिल्ली से आप अपने गांव आ गई। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं। जैसे दिल्ली में आपकी शिक्षा बेहतर हो सकती थी, आपका रहन सहन बेहतर हो सकता था, तो ये निर्णय किसका था? ये आपका था कि आपके पिताजी का था? ये निर्णय सर हमारा सभी का था, क्योंकि उसमें इतनी तनख्वाह मिलती तो हमारा सब इतना केयर भी नहीं कर सकते। हम 5 भाई बहन थे। अच्छा। 3 बहनें थी, 2 भाई थे और हमारे खेत गांव में ज़मीन भी थी जी। तो मेरे पापा ने कहा तुम जाओ गांव में और गांव का भी खेती का भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं। इसलिए हम पहले पढ़ने जाते, फिर आके मम्मी का हाथ बटाते खेती में। तो गांव में भी हमारी इनकम होती रहती, खेती में जो अनाज होता उसे बेचते तो हमारी पढ़ाई भी हो जाती थी। और दिल्ली में रुकते तो वो सारा पैसा हमारे इसी में खर्च हो जाता था। इसलिए मुझे खेती में बहुत शौक था, शुरू से ही शौक था कि मम्मी कहती चल मेरे साथ चल। तो सुबह हमारी जब 10 बजे की क्लास लगती थी तो सुबह मम्मी के साथ जाती, 7 बजे गाय के लिए चारा वारा करना है वो सारा लेके फिर बाद में स्कूल में जाते थे जी। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता। बचपन में अपनी माँ के साथ खेती में हाथ बटाते हुए आपने जो अनुभव जो आपको मिला वो आपका अभी किस तरह से काम आता है वो अनुभव? सर आज मेरे वही अनुभव काम में आ रहा है, क्योंकि जब मम्मी के साथ काम करती थी तो दादाजी भी यही कहते थे बेटा ये खाद डालनी है, इसमें अपना जो गोबर है इसकी ये खाद डालनी है। तो आज वही मेरे धीरे धीरे काम आ रहा है, क्योंकि पहले जब बुजुर्ग थे वे यही कहते थे भाई चलो अपने में गाय है, धथुरा जो गाय का गोमूत्र है उसमें अपन को खाद बना लेनी है या जीवामृत बना लेना है। और खाद है उसको गड्ढा बना करके भाई 5 फुट गहरा और 10 बाई का चौड़ा बना करके और उसमें नीम आंकड़े डाल दो, उसमें अपना जो गोबर है वो डाल दो और वो परत बना के फिर एक बार उसको पानी का भर के उसे ढक दो। फिर वो खाद अगर अपने खेत में डालेंगे तो वो इतनी बेस्ट होगी कि अपना जो खेती कर रहे हैं बाजरे की करो या गेहूं की करो वो सबसे बेस्ट होती है। तो वही आज मेरे काम में आ रही है। अच्छा संतोष जी, आपके यहाँ तापमान कितना होता है, गर्मी कितनी होती है? हमारे यहाँ सर 50 डिग्री से भी ऊपर जा रहा था कभी कभी। 50 डिग्री से भी ऊपर? हाँ जी। तो इस 50 डिग्री से भी ऊपर तापमान में आपने एक ऐसा काम किया है जिसे साहस नहीं दुस्साहस कहेंगे, आपने वहां पर सेब उगा दिए। तो ये आपने कैसे किया? ये सर सभी ने जब उस सेब को देखा तो यही कहा ये अचंभा हो रहा है कि जून के महीने में तो कश्मीर में भी सेब नहीं मिलती जी। और तो सेब क्या है, कश्मीर में होता है, हिमाचल हाँ, में ये होता हिमाचल और कश्मीर राजस्थान में कोई सोच नहीं सकता। तो ये हमने पहले हमारे पास पेड़ आया था 2013 में, तो वो इनोवेशन के तौर पे आया था। अच्छा। तो वो पेड़ हमने लगाया, वो 5-6 किसानों के पास आया था, सुंदराम जी हैं और हैं उनके पास आए थे, लेकिन वो तो उनकी केयर नहीं कर पाए तो उनके नहीं सक्सेस हुआ। और हमने जब उसे लगा करके उसमें जीवामृत और जो हम अपनी खाद देते हैं वो बना करके उसमें डाली तो वो धीरे धीरे फूलता गया और फिर वह पेड़ बड़ा हो गया। पेड़ बड़ा होने के बाद उसमें एप्पल आनी स्टार्ट हो गई। जो दूर से अधिकारीगण थे और उन्होंने आके देखा, अरे भाई ये तो कश्मीर को फेल कर दिया आपने, इतनी गर्मी में इतने तापमान में आपने सेब को सक्सेस किया है। तो वह बहुत अच्छी। जब भी पिछली बार हमारे जून में जयपुर में मीटिंग हुई थी तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, तो जून में वो उनके फल तोड़ के मैं वहाँ ले गई और उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा वाकई में आपने जम्मू और कश्मीर को फेल कर दिया है जी, कमाल और कर दिया। हिमाचल में भी हाँ।
तो ये अभी कितने पेड़ हैं आपके पास सेब? ये हमारे 40 प्लस 50 प्लांट हैं अभी। अच्छा। और हमारे पास होने के बाद मैंने उन्हीं की पौध तैयार की और वो दूसरे किसानों की दी, जो हमारे दूसरे किसान हैं उनके भी वहाँ हो रही हैं। जयपुर है, हरियाणा है और हिमाचल से जो ये पौध आई, आज वो भी अचंभा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी नहीं लग रही हैं और राजस्थान में सेब हो रही हैं। तो इसके लिए कोई आपने अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया कि ये? वो सर, ये राजस्थान की मिट्टी ऐसी है तो उसी मिट्टी में लगा करके फिर हमने जो रसायन नहीं डाला, सबसे बेस्ट तो ये रहा। और जब उसमें जो गौमूत्र और नीम आग धतूरा वो उसका पेस्ट था और हमने जो खाद बनाई वो डाला, उससे इतना फल फूला है कि वो आज हमारे गर्मी में दे रहा है और सभी वही तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारे यहाँ भी कश्मीर की तरह फल आए, तो हर जगह ये हमारा सक्सेस हो रहा है। और वही पौधा आज मैं तैयार करूँ, जो आज मैंने 10,000 प्लांट तैयार किए हैं, वो हर किसान ले जाके लगा रहा है। इसलिए गुजरात में भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गुजरात में भी हो रही है, हर जगह हमारी ये सेव हो रही है। आपके यहाँ जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या जो आपको पहले आपने एक्सपीरियंस किया था, तो उसका आपने कैसे समाधान किया? उसका सर हमने समाधान किया कि जब पहले इंजन सेट से शुरू किया तो इतने पैसे लगते थे कि वो तेल भी महंगा बिकने लगा। और फिर हमें 2013 में सौर ऊर्जा मिली। तो सौर ऊर्जा मिलने के बाद ये हुआ कि जब सौर ऊर्जा से हम पानी चला रहे हैं, धूप आती है उस समय स्टार्ट हो जाता है पानी। और फिर बिजली से अगर हम करेंगे तो बिजली व्यर्थ जाती है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सौर ऊर्जा हमारे लिए कामयाब है, क्योंकि सौर ऊर्जा भी हमें उतना ही पानी देती है। और उसके साथ ही हमें ड्रिप सिस्टम लगाना बहुत सही है, क्योंकि बूंद बूंद से सिंचाई करना बहुत सही है। अगर ऐसे पानी डालेंगे तो वो डबल पानी लगेगा। तो वही हमने किया, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया और ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया है। और अब जितने किसान भाई हैं वो भी सब ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी बो रहे हो, चाहे और कुछ कर रहे हो, तो वो ड्रिप सिस्टम का ही कर रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि अगर जहाँ पानी गिरेगा वहाँ घास होगी, तो इसलिए वो पानी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और वो खरपतवार भी नहीं होगी। इसलिए हर कोई पानी की बचत कर रहा है, क्योंकि 270 फुट नीचे पानी जा रहा है तो आगे तो पीने की भी समस्या आने लगी है। और अब जितना पानी नीचे जा रहा है तो सभी किसान भाई ये सोचते हैं कि जो गेहूं बाजरा कर रहे हैं उसमें तो ज़्यादा पानी लगता है, तो इसलिए वो सब बागवानी में आ रहे हैं, क्योंकि बागवानी में आना बहुत अच्छा है। उन्हें तो 6-7 दिन से पानी चाहिए, पेड़ को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और पैदावार भी ज़्यादा है, इसलिए सब पानी के देख के चल रहे हैं। तो इसके अलावा और कोई समस्याएं जो आपको आती हों खेती में? इसके अंदर तो जैसे फंगस आता है, तो फंगस के लिए हमें कीटनाशक अपना घर पे ही बनाना है। गाय का गौमूत्र लेके उसे नीम आग धतूरा है, हल्दी है, उसका पेस्ट बना के उसमें डालना है। और अगर कोई किसान भाई ये कहता है हमारे यहाँ लिमिटेड हो रहा है, तो जड़ों में वो गांठ बन जाती हैं, तो किसान भाई यही कहता है लिमिटेड आ गया उसमें, तो वो नहीं है। अगर हम उसमें निराई गुड़ाई हम समय पर करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और हमारा पेड़ भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो आप जो ये नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, ये आप कहीं से सीखती हैं कि आपने भी इजाद की हुई हैं टेक्निक्स? वो सर खेती में लगे रहते हैं तो वो अपने आप आती रहती हैं, क्योंकि जब छाया में पेड़ था तो मैंने उनकी कटिंग की, तो उनकी जो नहीं कटिंग की उनकी तो साइज थी छोटी, और जिनकी मैंने कटिंग की उनकी साइज बढ़ गई, और वही कटिंग का तरीका हमने सब में लगा दिया। तो यही हमने मौसमी, नींबू, अमरूद, अनार सब पे लगा दी, तो ये सब पे सक्सेस है। और हर किसान भाई यही देख रहा है, क्योंकि कई किसानों ने अनार के बगीचे लगाए थे लेकिन उन्होंने एक भी अपने पेड़ को छुआ नहीं, कटिंग नहीं की, तो उनका पेड़ बढ़ता गया, झाड़ बन गया वो, और उनके अनार 1-2 लगी। और जब हमारे पास आके देखते हैं, कहते हैं आपके तो वहाँ 50-60 किलो के एवरेज आ रहा है, तो आके कटिंग देखते हैं, कहते हैं हमने तो कभी पेड़ को छुआ ही नहीं, कटिंग की ही नहीं। तो इसलिए हमें खेत में सीखने को मिलता है और वही हम अपने खेत में कर रहे हैं। और इसके साथ सर मैं बताऊं कि जो महिलाएं हैं वो पहले ये सोचती हैं कि मेरी बेटियां हो गई हैं, तो उन्हें शादी के लिए उन्हें पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। ये मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने पहले ये सोचा कि पहले बेटी की शादी का नहीं सोचना है, पहले उसके भविष्य के बारे में सोचना है। इसलिए हमें पहले उसे पढ़ा लिखा करके उसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, और यही मैंने किया। मैंने अपनी बेटी को एग्रीकल्चर से BSc करवा के आज मैंने उसे सुपरवाइज़र बना दिया है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं भी फील्ड में जा कर के मम्मी हर महिला किसान को बताऊं कि हमें जैविक किस तरह से आपको जैविक खेती करनी है। तो वो भी इसी फील्ड में गई है और इसी में आज हर महिलाओं को वो भी यही प्रशिक्षण देती है और यही काम करती है। और बड़ी बेटी की जब मैंने शादी की तो उसमें मैंने दहेज नहीं दिया। अच्छा। दहेज के बदले मैंने अपने समधी जी को 551 पेड़ ही दिए थे। अच्छा। कि ताकि वो भी अपने वहाँ बगीचा लगा सकें और वो भी उसी में काम करें जी। और जो बाराती आए 300 बाराती है, उन्हें मैंने पैसे की बजाय 2-2 पेड़ दिए। अच्छा, आप अपने जैविक खाद में गुड़ मिलाती हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह यह है कि सर जो हम पेड़ में जो हम जीवामृत बनाते हैं
तो उसके अंदर मेन रहता है कि देसी गाय का जो गोमूत्र है वो लेते हैं। उसके अंदर हम 2 किलो उड़द का आटा मिलाते हैं, क्योंकि उड़द के आटे में इतनी कैल्शियम होती है कि जो हमारे फल को मिल सके। और उसके साथ ही हम जो बड़े होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे की मिट्टी लेके आते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व मिलते हैं हमें, जो हमारे फल को मिल सके। और गुड़ इसलिए डालते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। आयरन के लिए जो सबसे बेस्ट है, अनार के अंदर हम खाएंगे तो उसमें खून सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए उसमें गुड़ डालना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम जो ये 5 तत्व मिला करके हम ये जीवामृत बनाते हैं, ये हम उसके अंदर 2 महीने से इसके अंदर डालते रहते हैं, जिससे कि हमारे फल को पूरी खुराक मिलती रहे। और उसमें मिठास इतना ज़्यादा हो जाए कि खून जैसे हाथ अगर उसे छीलेंगे तो भी हमारे हाथ काले हो जाते हैं, जिस तरह से लोहे से हो जाते हैं। ये सोच के हम उसमें सबसे ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इस जैविक खाद में गुड़ मिलाने से आपका अनार स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी। संतोष जी की बातों से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप सच्चे दिल और साफ मन से कोई भी कार्य करें तो भले ही कितनी भी रुकावटें आए, आपका दिल आपको हार मानने नहीं देगा और ऐसे में सफलता तो मिलनी ही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे संतोष जी के साथ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती है कि जो अपना रसायन है उसे बिल्कुल से त्याग देना है और हमें जैविक खेती को अपनाना है, क्योंकि रसायन से हमारी जमीन माता है वह मरती जा रही है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। हमारे साथ हैं संतोष देवी जी। अगर हम किसी भी कार्य को न करना चाहें, भले ही वो कार्य कितना भी आसान क्यों ना हो, हम उसे टालने के बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम असंभव से लगने वाले काम को भी करने की ठान लें तो पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस काम को करने में लग जाते हैं। उसी इच्छा शक्ति को दिखाया संतोष देवी जी ने और उसी का परिणाम है कि आज वो आसमान को छूने में सफल हो गई। उनके इस सफर के बारे में और भी बातें जानते हैं खुद उन्हीं से। संतोष जी, ये बताइए कि आप अपने खेतों में और कौन कौन सी फसल उगाते हैं? और तो सर मुझे 1 ही एकड़ जमीन मिली है, तो उसमें ही मैंने हर प्रकार के प्लांट लगाए हैं। अनार, मौसमी, नींबू, एप्पल, थाई बेर, हर वैरायटी मैंने अपने खेत में ही लगा दी है। तो वो खेत आपका उतना ही है सीमित? हाँ, उतना ही सीमित है, लेकिन जो जगह है उसमें हमने 20 बाई 20 पे पहले अनार लगाए थे। उसमें हमें पता नहीं था भाई कितनी दूरी पे लगाना है। फिर उन्हीं के बीच में जो जगह बची हुई है जो हमारे कोई काम नहीं आ रही है, उसी में हम अलग अलग प्लांट लगा रहे हैं, जिससे कि हमारी जगह भी कवर हो रही है और हमें इनकम भी दे रही है। ये करके हम लगा रहे हैं। और आप ये सीजनल भी लगाते होंगे, अलग अलग सीजन के हिसाब से? नहीं, ये तो जो फल हैं वह अलग अलग सीजन के हिसाब से देते हैं, क्योंकि जैसे अनार है वह हमें अगस्त लास्ट तक सितंबर फर्स्ट में देगी। जो मौसमी है वो सितंबर में तैयार हो जाएगी। उसके साथ थाई बेर है वो फरवरी में तैयार हो जाएगा। एप्पल है वो जून में तैयार हो जाएगा। हर सीजन में आ रहा है। और उसी के साथ बरसात के टाइम में हमारी जो पौध नर्सरी है वो स्टार्ट हो जाती है और फरवरी मार्च में भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो हाथ है वो नहीं रुक पाता किसान का, क्योंकि किसान को पहले आमदनी पहले चाहिए, उसे हर जो खर्चा है वो खर्चा भी आना चाहिए। तो उसकी इनकम है वह नहीं रुकती, हर समय हमें कोई ना कोई फसल मिलती रहती है। संतोष जी, आपने अपने फार्म का नाम शेखावटी फार्म रखा है, तो ये नाम रखने के पीछे कोई खास वजह? इस नाम के पीछे ये वजह है कि राजस्थान में शेखावटी जो नाम है ये सबसे बेस्ट है। अच्छा। इसलिए हमने सोचा कि हम अपने फार्म का अगर अलग से नाम रखेंगे तो किसी को आएगा भी नहीं, दूसरा नाम रखेंगे तो वो नहीं है। शेखावटी सबसे अच्छा लगा तो हमने इसका नाम शेखावटी कृषि फार्म ही रखा। आप दूसरे किसानों की भी मदद करती हैं, इस बारे में कुछ बताइए। दूसरे किसान जो थे, क्योंकि मैं पहले इस दौर से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता नहीं था कैसे करना है क्या नहीं करना है। इस दौर से गुजरने के बाद मुझे ये लगा कि जो किसान भाई हैं वो आज इस
हॉर्टिकल्चर में आ रहे हैं पेड़ लगाने के पीछे, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे पेड़ लगाएंगे और कब उनमें खाद देंगे। तो ये सोच करके जब मुझे अवार्ड मिले और मुझे इस खेती से पैदावार होने लगी, तो उसी से मैंने अलग किसानों के लिए जो अपना रूम था वो बनवाया, प्रशिक्षण केंद्र खोला। क्योंकि हर किसान भाई जो दूर दूर से आते हैं, गुजरात, हरियाणा, बिहार, इधर से आएंगे, तो उन्हें चाय पानी की व्यवस्था हो सके और उन्हें अगर मैं ट्रेनिंग दूं तो उन्हें सारा काम उन्हें खेत में ही बता सकूं। तो ये जो पुरस्कार की जो राशि है उससे आपने? हाँ, उसी से हमने ये सब कुछ किया। क्योंकि पहले तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि पहले से तो घर खर्च ही चलता था। और जब अवार्ड मिलने लगे और खेती से भी होने लगा, तो ये सोच करके मैं किसान भाइयों के लिए उनकी सहायता करती रहती हूँ। और जो महिलाएं हैं उनकी ज़्यादातर, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा दूर रुक नहीं सकती, इसलिए उन महिलाओं को प्रशिक्षण मैं खेत में ही देती हूँ। क्योंकि किसान जब प्रैक्टिकली करेगा, मैं अगर फ़ोन पे उन्हें बताऊंगी तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ, आपको ये गड्ढा करना है, इतना थामला बनाना है, आपको इस तरह से करना है। तो ये पूरा खेत में समझाते हैं तो वो पूरा समझ जाते हैं। और अगर फ़ोन पे समझाएंगे तो नहीं समझेंगे। हाँ। और ये नियमित रूप से चलता रहता है, क्योंकि अब तो जैसे आपने वहाँ रहने की व्यवस्था भी कर दी, तो ये तो एक स्कूल टाइप हो गया। हाँ, ये नियमित रूप से चलता रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं होती है, 2 घंटे में सीख जाते हैं तो काम, क्योंकि हर आदमी खेती से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सुना है कि आपके खेत का एक सेब का पेड़ बहुत चर्चा में है, तो वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैन सर, वो एक पेड़ ही है। एक पेड़? जी, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ एक ही होती है। हाँ। और बच्चे उसके इतने होते हैं और फिर उसी से बढ़ते जाते हैं। तो वही हमारा पेड़ एक था जो हमें इनोवेशन के दौर पे मिला था, और उसके फल भी इस साल 40-50 किलो फल आए थे। और उसी के साथ उसी की कटिंग से हमने मदर प्लांट तैयार कर दिए, जो हम अब धीरे धीरे बढ़ा करके और उन्हीं की पौध कर रहे हैं। वही सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अपने इस सफ़र में आप और किन लोगों का योगदान महत्वपूर्ण मानती हैं? इसमें सर, मैं जो अधिकारीगण थे, पृथ्वीराज जी, मीणा जी, एक था, उनका सबसे ज़्यादा सहयोग मानती हूँ। क्योंकि जब वो नौकरी पे जाते तो यही कहते हैं, अरे भाई तो आके नौकरी करके और अपने घर पे जाया करे, तो उन्हें छुट्टी दे दिया करते, तो वो भी सबसे ज़्यादा योगदान उनका रहा है। और मेरे मम्मी पापा के सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने भी यही कहा कि बेटा जितना कर सके उतना कर ले, कभी पैसे का सहारा देना है, कभी आके कुछ करना है, ये इन सब का सहयोग उनका भी रहा है। आपके खेतों को राजस्थान के एक मिरेकल के रूप में जाना जाता है। जी सर, सब कहते हैं कि अगर राजस्थान में देखने लायक है तो वो शेखावाटी कृषि फार्म ही है। अच्छा। अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जन्नत सी महसूस होती है। संतोष जी, आप धरती माता को अपनी माँ मानती हैं, तो उस धरती माता को बचाने के लिए आपने कोई संकल्प किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। धरती माँ को बचाने के लिए मैंने यही संकल्प लिया है कि जो अपना रसायन है उसे बिल्कुल से त्याग देना है और हमें जैविक खेती को अपनाना है। क्योंकि रसायन से हमारी ज़मीन माता है मरती जा रही है। क्योंकि अगर उसका जो उस पर उत्पन्न होगा वो हम भी खाएंगे, हम खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, बीमार के साथ हम भी बीमारी के लायक हो जाएंगे। और यही बात आप सभी और मैं हर सब किसान भाइयों को यही प्रशिक्षण देती हूँ कि आपको रसायन तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। आप ये भी चाहते हैं कि हर किसान हवाई जहाज से सफ़र करे और इतनी तरक्की करे, तो ये भी आपका मानना है, इसके बारे में आपने कुछ कहा है? सर, पहले मेरा भी ये सपना हुआ करता था कि सब हवाई जहाज में बैठते, कभी अपना भी सपना पूरा होगा क्या। तो ये सपना मेरा 1 साल पहले जब मुझे कोलकाता में बुलाया गया तो वहाँ पे मेरा सपना पूरा हो गया। जब तो सभी ने यही कहा कि हम भी खेती से ही काम करके हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं। तो हर एक किसान भाई इसी में जुड़ रहा है कि भाई हवाई जहाज में बैठना भी एक नामुमकिन है, लेकिन इसे भी मुमकिन हम खेती से ही काम करके कर सकते हैं। और आज मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी मुझे दोबारा एरोप्लेन में बैठाया है। जी, ये तो सभी हमारी टीम का योगदान है। अच्छा, हमने एक और चीज़ आपके बारे में सुनी है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। वो सर शुरू से था, जब पढ़ा करते थे तो जब 15 अगस्त 26 जनवरी हुआ करती थी तब ये हम गाना गाया करते थे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाते हैं, मेरे देश की धरती। बहुत अच्छी। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे संतोष देवी के अपने इनके बारे में क्या कहते हैं। माँ से महान इंस्पिरेशन यही मिला कि एक औरत होके भी वो घर का काम
काज करके आज वो जहाँ पे पहुँची है, उसने कभी नहीं सोचा था मेरी माँ ने कि वो बम्बई जाएंगी, वो भी फ्लाइट में बैठ के। जब भी किसी को कहते ही मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं तो शर्म सी महसूस होती थी, लेकिन जब से मेरी मम्मी पापा ने इतना नाम कमाया है तो मेरा भी इच्छा हुई कि अपन खेती करेंगे। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं संतोष देवी जी। हमने देखा कि किस तरह से संतोष देवी ने वो कर दिखाया जो किसी पुरुष के लिए भी करना मुश्किल होता। इन्होंने अपनी अंदर की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया, जो इन्हें मिली इनके अपनों से। इनके बच्चों ने भी इनकी प्रारंभ की स्थिति को समझते हुए इनसे कोई ऐसी मांग नहीं रखी जो ये पूरा नहीं कर पाए। ऐसे साथ से ही तो सफलता की नींव रखी जाती है। आइए देखते हैं इनके अपने इनके बारे में क्या कहते हैं। शादी के बाद मेरी धर्मपत्नी संतोष, उसने मेरे को बहुत साथ दिया। हम बहुत मुसीबत में थे उस समय, तो मैं जैसे होमगार्ड की नौकरी में जाता रहा, पीछे खेत पूरा काम ये संभालती थी, पूरा काम, और हौसला ही बढ़ाती थी। हम परिस्थितियों से दोनों ने मुकाबला किया अच्छी तरह और अपनी मंजिल तक पहुँचे। जब भी किसी को कहते ही मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं तो शर्म सी महसूस होती थी, लेकिन जब से मेरी मम्मी पापा ने इतना नाम कमाया है तो मेरा भी इच्छा हुई कि अपन खेती करेंगे। संतोष छोटी सी जब तक तो मेरे कन काम करती रहती खेत में, फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली से वापस आ गया तो उनकी शादी कर दी। बच्चे सास ससुरा के पास रहते थे, यहाँ पुरानिया घरों में भाई यहाँ काम करती थी सारे दिन 24 घंटा। सभी कोई ऐसी में सोते हैं, कोई पंखा तले, कोई कूलर तले, बस 24 घंटा यहाँ खेत में काम करती थी। तो इसलिए तो भैया दुख तो होना ही होते हैं माँ बाप के। तो आज कोई दुख नहीं है, आज बहुत खुशी है। माँ से महान इंस्पिरेशन यही मिला कि एक औरत होके भी वो घर का काम काज करके आज वो जहाँ पे पहुँची है, उसने कभी नहीं सोचा था मेरी माँ ने कि वो बम्बई जाएंगी, वो भी फ्लाइट में बैठ के। मैं तो यही चाहूँगी कि मैं इस दुनिया में जब भी आऊँ तब इसी माता की कोख से पैदा हूँ। अपनों का साथ मिल जाए तो मंजिल तक का सफर भले ही दूर हो, लेकिन वो सफर सुकून भरा लगने लगता है। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी संतोष देवी ने अपने माता से खेती के दौरान जो सीखा था उसका पूरा इस्तेमाल उन्होंने आगे जाकर अपनी खेती में किया और उसी अनुभव का उन्हें भरपूर फायदा मिला। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो युवा किसान है वह बाहर नौकरी की तरफ भाग रहा है, तो इसलिए मेरे युवा किसान भाइयों, आप बाहर मत भागो। अगर हम अपनी खेती में इतना कमा सकते हैं तो आप इतनी दूर क्यों भाग रहे हो। छू लो आसमान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। संतोष देवी की जीवन यात्रा वाकई सहज नहीं थी। जिस संतोष देवी को अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़नी पड़ी, अभी कुछ ही समय पहले उन्हें कृषि वैज्ञानिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सब संभव हो पाया संतोष देवी की हिम्मत और कभी न हार मानने वाले जज्बे के साथ। संतोष जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें जिससे उन्हें कठिनाइयों से लड़ने का साहस मिले। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो कठिनाइयाँ, आप उन्हें कठिनाई मत समझिए, क्योंकि जब हम अपनी कठिनाइयों को दूर भगाएंगे और आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो कठिनाई सहन करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी कठिनाई भी नहीं है। जो युवा किसान है वह बाहर नौकरी की तरफ भाग रहा है, तो इसलिए मेरे युवा किसान भाइयों, आप बाहर मत भागो, आप अपनी खेती पे ही ध्यान दो, क्योंकि अगर हम अपनी खेती में इतना कमा सकते हैं तो आप इतनी दूर क्यों भाग रहे हो।
और जो रसायन डाल रहे हैं उस रसायन खेती को त्याग करके आप जैविक खेती को अपनाओ, ताकि आप जो हमारा जीवन है आगे सफल हो सके और हम दूसरों को भी सफल बना सकें। यही मेरा सबसे कहना है। आप सब भी अपनी खेती से कमा कर खाओ, ये मेरे किसान भाइयों को सभी को मेरा ये संदेश है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे दर्शकों को। संतोष जी की जीवन यात्रा निसंदेह प्रेरणा से भरी है। जिस 1.25 एकड़ खेत में अनार उगाने के लिए उन्हें अपने खर्चे सीमित करने पड़े, यहां तक कि अपनी भैंस को बेचना पड़ा। आज उसी 1.25 एकड़ खेत से ये लगभग 25 लाख रुपए कमा चुकी है। आसान नहीं होता ये सफर, लेकिन संतोष जी को आसान काम पसंद भी नहीं है, इसीलिए तो आज ये सफल किसान की सूची में है। छू लो आसमान की आगे की कड़ी में हम और भी ऐसे मेहनती किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। छूलो आसमान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपरा।